दर्पणों पर स्फेरिकल मिरर्स, ये अंदर धसे हुए या अवतल या बाहर उभरे हुए उत्तल होते हैं। इनको समझने के लिए कुछ खास शब्द हैं। हाँ, पहले तो उनकी बनावट से जुड़े शब्द हैं, जैसे ध्रुव, पोल, वो दर्पण का बीच का बिंदु है। फिर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, वो उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण हिस्सा है। और वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर, उस गोले की त्रिज्या। सही। और मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, वो रेखा है जो पी और सी को मिलाती है। ठीक है। और फिर प्रकाश से जुड़े शब्द, फोकस। हाँ, फोकस, एफ, ये वो बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद या तो असल में मिलती हैं अवतल में, या मिलती हुई लगती हैं उत्तल में। और फोकस दूरी, एफ, वो पी से एफ तक की दूरी है। और एक महत्वपूर्ण संबंध है इनके बीच। हाँ, F इज इक्वल टू R2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब नमस्कार प्रिय छात्रों, क्लास 10 में जो हमारा गोली दर्पण परावर्तन का चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है और उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। आज हम आपको जो बताएंगे वो बताएंगे गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण होते क्या है, ये आपको समझना चाहिए। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, देखिए गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले से, ये समझिए, हमने एक खोखला गोला लिया, ये देखिए एक खोखला गोला, खोखला गोला है, ठीक है। इसमें से हमने एक कट ले लिया, जैसे एक कट ये लीजिए, उसको अलग कर लिया। एक कट है ए ओ बी, ए ओ बी, ये कट है, इसको हमने अलग ले लिया। एक दूसरा कट लिया यहां से, पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि किसी इनका परावर्तन किसी खोखले गोले का एक भाग होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी खोखले गोले से काट के ये बनाए गए, ठीक है। उसके बाद इस गोले के भीतरी या बाहरी, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करूं, मैं इसकी भीतरी सतह से, इसमें हमने पॉलिश किस पे की, भीतरी सतह पर पॉलिश, भीतरी सतह पर पॉलिश कर दी। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने बाहरी तल, बाहरी, यही तो है, भीतरी या बाहरी सतह पर पॉलिश किया है। तो करने पर हम भीतरी सतह पर करें या बाहरी सतह पर करें, तो इस तरह से हमारे दो तरह के गोली दर्पण हैं, ठीक है। एक होगा अवतल और दूसरा होगा उत्तल, ठीक है। जैसे एक चम्मच आप ले लीजिए, का एक बकित पृष्ठ पर एक बकित दर्पण की तरह कार्य करता है, जहां चमकदार चम्मच का जो बकित पृष्ठ होता है वो गोली दर्पण का प्रारूप दर्पण हुई या हमारी जो उसको भी मान सकते हैं, थाली को भी, थाली थोड़ी पिचकी हुई हो तो वो हमारे दर्पण की तरह कार्य करता है। अब पॉलिश करने के आधार पर, मतलब हम भीतरी सतह पर पॉलिश करते हैं या बाहरी सतह पर पॉलिश करते हैं, इसके आधार पर हमारे जो दर्पण होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक दर्पण होता है अवतल दर्पण और एक दर्पण होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए, अब इसमें हमें ये समझना होगा कि कौन सा दर्पण
अवतल होता है, कौन सा दर्पण उत्तल होता है। देखिए इस दर्पण को हम बोलते हैं अवतल, और इसको बोलते हैं उत्तल। अब ये समझना चाहिए कि ये अवतल और उत्तल दर्पण नाम क्यों पड़े। देखिए अवतल का मतलब होता है धसा हुआ। जब परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। जैसे यह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, ये देखिए अंदर की ओर, ठीक है, वक्रित होती है, या ये कहिए धसा हुआ भाग से परावर्तन होता है, तो उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। जैसे यहां से कोई किरण आएगी और यूं भी, ठीक है, तो इसका जो पृष्ठ है ये ये परावर्तक पृष्ठ है, ये धसे हुए भाग से, इस वजह से इसको अवतल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरे हुए भाग से, इस वजह से इसका उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ भाग पृष्ठ। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा कि अवतल दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण क्या। तो देखिए गोली दर्पण लिखा है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सतह से बाहरी की ओर उभरी वक्र होती है, जिसमें भीतरी भाग रंग दिया जाता है। इसमें अंदर का भाग रंगा जाता है और परावर्तक होता है वो बाहर के भाग से होता है। और जबकि अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है धसा हुआ, और इसका जो बाहरी भाग होता है उसमें पॉलिश की जाती है। अब ये तो हो गए हमारे दर्पण। अब दर्पण के साथ साथ अब हमें ये देखना होगा इससे संबंधित कुछ शब्दावली है, उनको आप समझेंगे। शब्दावली में क्या है, सबसे पहले है हमारा ध्रुव। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा ध्रुव कौन सा पॉइंट होता है, ये देखिए ध्रुव, पहला पॉइंट है ध्रुव। ये ध्रुव कौन सा होता है, ये जो बिंदु है वो, यहाँ पे हमने पी से, चलो पी से दिखा देते हैं, ये बिंदु है, ये ध्रुव, ठीक है, यहाँ पे ये ध्रुव, ये इसमें लिखा हुआ है वह गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु होता है। इसे प्राय पी से प्रकट करते हैं या ओ से प्रकट कर देते हैं। तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये हमारा ध्रुव है, ठीक है। वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र क्या होता है, जिस गोले से ये काट कर बनाए जाते हैं, ये कहां से काट के बनाए गए, इससे, इसका जो केंद्र होता है उसको हम कहते हैं वक्ता केंद्र। इसका वक्ता केंद्र इधर होगा परावर्तक पृष्ठ के पीछे। इसमें क्या होगा, इसमें जो वक्ता केंद्र होगा वो परावर्तक पृष्ठ के आगे होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो यह खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोली दर्पण एक भाग होता है। वह दर्पण का भाग नहीं होता बल्कि परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए यह परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के पीछे होता है। ये उत्तल दर्पण है, उसमें वक्ता केंद्र पीछे होगा और इसमें वक्ता केंद्र आगे। अब बात आती है वक्ता त्रिज्या। देखिए गोली दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, गोली दर्पण बनाए जाते हैं गोले से, ठीक है। तो ये जो गोला है उसकी जो त्रिज्या होगी, ये वाली त्रिज्या, ये वक्ता त्रिज्या होगी। मतलब जो गोली दर्पण होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले से काट कर बनाए जाते हैं, उसका उसकी जो त्रिज्या होती है वो कहलाती है गोलीय, वो कहलाती है वक्ता त्रिज्या, ठीक है। वह दर्पण और बीच की दूरी को भी हम इसे आर से प्रकट करते हैं। ये दूरी जो होती है, मतलब ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्ता त्रिज्या, ठीक है। अब आता है मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष को आप ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा वो है, ये गोली दर्पण है और इसका ये ध्रुव पी है और इसका ये वक्ता केंद्र,
इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यह काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो ध्रुव और वक्ता केंद्र को जोड़ती है, ठीक है। और ये जो हमारा ध्रुव होता है उस पर अविलंब होती है। इसी तरह से हम उसमें भी हम समझ सकते हैं। इसमें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण ये देखिए इस तरह से बना है, ये ये पी, इसका वक्ता केंद्र इधर की तरफ है, इधर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मिलाने वाली जो रेखा होगी काल्पनिक रेखा, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष, ठीक है। अब आता है मुख्य फोकस, इसको भी समझना जरूरी है। जब किरणें हमारी आती हैं, समानांतर किरणें आती हैं, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए जैसे ये किरणें आ रही हैं और इस बिंदु पर मिलेंगी, परावर्तन के नियम का पालन करेंगे, तो इस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण में तो मिलता है, ठीक है, जबकि इसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए इस टाइप से सब ये जैसे कोई किरण आ रही है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, ये आ रहा है, ये ऐसे जाएगा, तो ये यहां से आती है। इसमें जो फोकस होता है वो काल्पनिक, काल्पनिक, और इसमें जो फोकस होता है वो वास्तविक, ठीक है। तो ये हमारा फोकस हो गया, मुख्य फोकस हो गया। अब इसमें आती बात, अब इसमें एक शब्द और आता है, अविशारित, ठीक है, और अपसारित, ठीक है। अपसारित क्या क्या मतलब होता है, जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो किरणें जब आ रही होती हैं तो उनको एकत्रित कर, ये एकत्रित करते हैं, तो इसको हम अविशारित दर्पण भी कह सकते हैं। अविशारित दर्पण मिलती हैं, और जबकि इसमें क्या होता है, ये बिखेर देता है, तो ये कहलाता है अपसारित दर्पण भी कह सकते हैं इसको। वो अवतल दर्पण को उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है वो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ये वाली ये दूरी जो होती है वो फोकस दूरी है। इसमें द्वारक क्या होता है, गोली दर्पण का वृत्ताकार सीमा, ये वाला, ये जो भाग, ये इसका द्वारक है, ठीक है। फोकस दूरी और त्रिज्या में एक संबंध होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आर बराबर क्यू है। अगर हम फोकस दूरी को दुगना कर दें तो हमें जो मान मिलता है वो हमारी उसकी उसकी वक्ता त्रिज्या की बराबर। अब अब बात आती है गोली दर्पणों में हम प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करें। वो नियम हम समझ लें, उसके बाद फिर हम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला नियम ये है कि अवतल, पहले देखिए पहला ये नियम देखिए, अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से फोकस होकर जाती है। जैसे अवतल दर्पण हमने लिया, और अवतल दर्पण में जो किरण होगी, जैसे ये अवतल दर्पण है और इसमें मुख्य अक्ष के से कोई किरण आ रही है इस तरह से, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा, इससे फोकस में। जबकि उत्तल दर्पण देखें, इसमें ये कोई किरण है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यहां से आती हुई प्रतीत, ठीक है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम इसमें देखिए, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, ये है इसका उल्टा। अगर मुख्य फोकस से कोई किरण गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा है ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष से कोण बनाती है, उसी कोण से वापस चली जाए। अगर 0 अंश का कोण बनाती है तो 0 से वापस चली जाएगी, कुछ न्यून कोण बनाती है तो न्यून कोण बना के वापस चली जाएगी। अगर कोई किरण ध्रुव पर किसी कोण पर टकराती है तो उसी कोण से वो वापस चली जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 नियमों का पालन करेंगे, और 3 नियमों में कोई से 2 नियम जो भी हमें सुविधाजनक होंगे उसके हिसाब से हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो दर्पण है वो अवतल दर्पण। यहाँ पे हम सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको बताएंगे। अवतल दर्पण द्वारा
ये हम बता दें आपको, अवतल दर्पण द्वारा जो कुल हमारी स्थितियां होती हैं वो 6 होती हैं। इसमें पहली स्थिति है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई, बहुत दूर रखी हुई, तो वहां से आने वाली जो किरणें होंगी वो समानांतर होंगी, और समानांतर होंगी तो ये कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होगी। ये किरण होगी वो फोकस से होकर, तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी फोकस पर बनेगा। ये हमारा कैसा होगा, आभासी। आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा होगा। और जो बनेगा प्रतिबिंब वो कैसा होगा, सीधा होगा। इसमें जो सीधा प्रतिबिंब है, वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, और ये इसमें क्या होगा, इसमें इसी तरह से यहाँ ये हमने चित्र के द्वारा नियम समझाए हैं, इनको आप समझिए। चित्र के द्वारा नियमों को समझाया है। जैसे पहला ये नियम है, ये पहला नियम है। ये अभी प्रतिबिंबों का बनना नहीं है, प्रतिबिंब बनना हम आगे बताएंगे। यहाँ पे अभी नियम हम समझा रहे हैं। देखिए, पहला इसमें नियम ये है कि अगर कोई किरण आती है तो फोकस से होकर आएगी, या ये दो, पहला नियम ये है, नंबर 1। और अगर इसमें आएगी तो ये फोकस से आभासी आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसको हटा दीजिए, आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम, अगर फोकस से होके आ रही है, फोकस, तो ये किरण क्या होगी, वक्ता केंद्र से होके आ रही है तो वक्ता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। इसमें वक्ता केंद्र की ओर आ रही है तो वक्ता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तीसरा जो नियम है कि अगर फोकस से होके आ रही है तो परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगी। इसमें भी अगर वक्ता केंद्र की ओर आती हुई, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात ये समानांतर होगी। ठीक है, तो अब इसमें आती है हमारी चिन्ह प्रपाटी, निर्देशांक ज्यामिति जैसी। तो देखिए, चिन्ह प्रपाटी में क्या करते हैं, हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। इसमें ये हमारा ध्रुव होता है, जो मूल बिंदु होता है। यहाँ पे हम दर्पण को रखा हुआ मानते हैं, इस तरह से हमने रखा हुआ माना। तो इधर की दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। इधर की दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। इधर की दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। इधर की दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो निश्चित है इसका फोकस इधर होता है, अवतल दर्पण का फोकस इधर होता है। तो इसमें जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण में फोकस इस साइड में होता है। आप इधर उत्तल दर्पण बना लीजिए, ऐसे ऐसे, इसका फोकस इधर होगा, और इसकी फोकस दूरी भी कैसी होगी, वो धनात्मक। इसमें देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा है। बिंब का मतलब होता है वस्तु को, हमेशा वस्तु इधर रखी जाएगी, इस तरह। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव मूल बिंदु से मापी जाती हैं। ध्रुव कहिए, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में, या इसमें दर्पणों में कहिए, हमारा ध्रुव दर्पणों का शब्द है, और मूल बिंदु निर्देशांक ज्यामिति का शब्द है। ये एक ही बिंदु से नापी जाती है। आपतित किरण की दिशा हमेशा धनात्मक की जाती है। हमेशा हम आपतित किरण को ऐसे नहीं, धनात्मक, इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक है। जैसे किरण परावर्तित होकर जाएगी तो वो हमारी दूरियां कैसी होगी, वो ऋणात्मक। मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक होती हैं, इधर दूरियां धनात्मक होगी, नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होगी। तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी है जिसका हम उपयोग करें। ठीक है, अब बात आती है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बन। ठीक है, इसमें कुल 6 स्थितियां हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, यहाँ पे हमने रिजल्ट लिख रखे हैं, लेकिन हमने चित्र में नीचे दिखाया। देखिए, सबसे पहला है केस है जब वस्तु अनंत पर रखी है, तो किरण आएंगी, और किरण आने के बाद ये सब कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पर। तो फोकस पे मिलेंगी तो इनका जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा, वास्तविक, उल्टा होगा, वास्तविक। ठीक है, दूसरा केस है जब, ये दूसरा वाला केस है जब वस्तु
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो ये हमने किरण ले ली, फोकस से होती गई, फोकस से होती जा रही है। दूसरी हमने किरण ली, फोकस से होती, ये समानांतर हो गए, तो ये प्रतिबिंब बन गए, ये प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, ये छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा है, उल्टा है, और वास्तविक। वास्तविक दर्पणों में जो प्रतिबिंब आगे बनते हैं वो वास्तविक है, क्यों, वो उल्टे होते हैं। और पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं और सीधे होते हैं। तो इसमें ये प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक। दूसरा हम ले रहे हैं वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र ये है, यहाँ से किरण जाएगी, फोकस से होके जाएगी ये, और फोकस से होने वाली किरण समानांतर होगी। तो इसका प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा जहां पर वस्तु रखी है, अर्थात वक्ता केंद्र। और ये कैसा होगा, ये होगा वस्तु के बराबर, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखिए, जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी, तो जो ये देखिए वक्ता केंद्र और फोकस के तो समानता किरण उनके इधर से होकर चलेगी, और दूसरा हमने किरण फोकस से होकर ले ली समान। तो इसमें क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और वास्तविक होगा। अभी तक जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं वो सभी वास्तविक है। और प्रतिबिंब कहां से कहां तक बनेगा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। तीसरा हमने केस लिया जब फोकस पर, फोकस, तो जो फोकस पर रखी होगी तो इसमें पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर निकल जाएगी। तीसरी जो किरण लेंगे वो हम वक्ता केंद्र से लेंगे। पिछले में कहां से ले लेते थे, फोकस से, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें वक्ता केंद्र से लेंगे। तो ये जो किरणें होंगी वो समानांतर होंगी, और ये जाके अनंत पर होगी। तो इनका जो प्रतिबिंब होगा अनंत पर होगा, और कैसा होगा, वास्तविक। अभी तक जितने प्रतिबिंब बने वो सभी वास्तविक बने, क्योंकि दर्पण के आगे बने, ठीक है, मतलब जिधर हमारे से किरण आ रही है उसी तरफ बने, दर्पण के पीछे नहीं। दर्पण के आगे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होते हैं। अब तीसरा जो केस है वो थोड़ा सा अलग है, स्पेशल है। इसमें क्या है कि जो हमारी वस्तु है वो फोकस और ध्रुव के पीछे होती है। तो पहली जो किरण हमने ली वो फोकस से होकर चली जाएगी समांतर में। तीसरी हमने वक्ता केंद्र पे ली, तो ये पीछे मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, ये ध्यान रखना। उत्तल अवतल दर्पण में कुल 6 स्थितियों में से एक स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, ठीक है, और बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, और दर्पण के पीछे, ठीक है। अब ये तो जो था वो प्रतिबिंब किसके द्वारा था, अवतल दर्पण के द्वारा। अब हमें ये बताना है कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बने। इसको देखिए अच्छी तरह से, उत्तल दर्पण में के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको आप समझ लें अच्छी तरह से। उत्तल दर्पण के द्वारा, ये देखिए उत्तल दर्पण के, ये देखिए जैसे ये है, ठीक है, ये इसमें एक ही स्थिति होती है, ये फोकस से तो दिखाई देगा। दूसरा हमने ले लेते हैं वक्र प्लेन से, ये प्रतिबिंब यहाँ पर, ये कैसा होगा, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब, ठीक है, और ये कैसा होता है, अत्यधिक छोटा, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र निकालना है, खासतौर से ये 12th क्लास में पूछा जाता है, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। हम जो निगमन करना चाह रहे हैं इस सूत्र का निगमन करना चाह रहे हैं। ये सूत्र है हमारा, ये वाला 1/f 1/b माइनस, इस सूत्र का हम निगमन करना चाह रहे हैं। पहले हम लेंगे अवतल दर्पण के लिए, फिर लेंगे उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो समझ लें अच्छी तरह से। एफ है वो हमारी फोकस दूरी, एफ फोकस, ठीक है, एफ फोकस दूरी है। यू क्या है, दर्पण से
से बस्ट की। वी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए इसमें, ये चित्र में देखा है आपने, एक अवतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा यू, और ये होगा वी, और ये होगा एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे, ये वस्तु है ओ डैश ए, ये वस्तु है, और इसका जो प्रतिबिंब बनना है तो ये बनना है, तो देखिए ये बनना है आई आई डैश। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे समरूप त्रिभुज एक बनना है, ये वाला। समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज ए, त्रिभुज आई डैश आई सी, सी। अब देखो इसमें ओ ओ डैश ओ अपॉन आई डैश आई बराबर ओ सी बटे सी आई, ये पहले से। अब देखिए इसको बाद समरूप त्रिभुज, ये ये। तो हम समरूप त्रिभुज ए एन एफ आई डैश आई एफ, ठीक है, ए एन अपॉन आई आई डैश आई बराबर एफ एन बराबर बटे आई है। और देखिए ए एन, जो ए एन है ये बराबर है ओ ओ डैश। यहां से हम लिख सकते हैं ओ ओ बटे आई डैश आई बराबर एफ एन बटे, ये दूसरा। तो देखिए दोनों तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड में समान प्रकार की राशि है। देखिए ये यहाँ पे भी वही चीज है और यहाँ पे भी वही चीज, ठीक। तो अब देखिए समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, यहाँ देखिए समीकरण एक तथा दो से, ठीक है। ये देखिए एक तथा दो से ओ सी अपॉन सी आई बराबर एफ एम बटे आई में। अब देखिए ओसी किसके बराबर, देखिए ये ओसी, ठीक है। ओसी बराबर है यहां से यहां तक ये पूरी दूरी 2f होगी, और यू तो ये होगी माइनस यू माइनस माइनस 2, मतलब ये यहां से यहां तक यू ऋणात्मक, उसमें से ये 2f है, ठीक है, बटे सी आई। ये सी आई किसके बराबर है,
ये माइनस 2f माइनस पर। अब देखिए ये एफ एन एफ ओ के बराबर होगी, ये बराबर एफ होगी, एफ, और ये कितने के बराबर होगा, ये आई एफ ये होगा, ये जो बराबर होगा ये होगा लगभग इसके आई एफ बराबर होगा माइनस वी और माइनस एफ। देखिए ये हो जाएगा प्लस का, तो 2f अपॉन माइनस वी, और ये हो जाएगा v प्लस 2f बराबर f, और ऋण चिन्ह नीचे से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एफ, फिर रहने दीजिए, और ये हो जाएगा एफ माइनस वी। अब इनका हम कैंची का गुणा, देखिए एफ वी और माइनस 2f बराबर, इसको हम करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखिए ये इसका 2f माइनस वी, और ये माइनस वी, वी माइनस होगा, ये माइनस का होगा। फाइनली हमारा क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1। ठीक, जब भी हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो जो मान है वो चिन्ह सहित। अब यही सूत्र है वो हम किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, ये हम निकालना चाह रहे हैं अवतल। ठीक है, तो ये जो सूत्र है वो अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण। पहले हमने ये किसके लिए निकाला था, उत्तल दर्पण के लिए, सॉरी अवतल दर्पण के लिए। अब हम ये निकालेंगे उत्तल दर्पण के लिए। पहले अवतल दर्पण के लिए था, ये अब है उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए इसमें इसमें भी हम समरूप त्रिभुज होंगे। देखिए इसमें यही वस्तु है, तो एक तो समरूप त्रिभुज बनना है, ये देखिए समरूप त्रिभुज ओ डैश ओ सी, ये देखिए तथा त्रिभुज आई डैश आई डैश आई सी में सी सी। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए ओ अपॉन आई डैश आई बराबर ओ सी अपॉन आई सी, ये पहला समीकरण। अब देखिए समरूप त्रिभुज त्रिभुज समरूप त्रिभुज ए एन ए एन ए ए ए एन, ये वाले ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश आई डैश आई एफ। इसको देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए एन बटे आई डैश आई बराबर एन एफ बटे आई एफ, और ये ए एन जो है ए एन है वो ओ डैश के बराबर होगा, ये हो जाएगा ओ डैश ओ बटे आई डैश आई बराबर एन ए बटे आई। ये दूसरा समीकरण, समीकरण एक तथा दो से ए
तथापि अब ओसी बटे आई सी बराबर एनएफ बटे आर। अब देखो ओसी किसके बराबर, ओसी इसमें ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक, तो माइनस यू प्लस वी। आईसी किसके बराबर होगा, आईसी आईसी बराबर होगा टू एफ माइनस एन एफ किसके बराबर होगा, एन एफ बराबर होगा प्लस एफ लगभग प्लस, और आई एफ किसके बराबर होगा, आई एफ बराबर होगा आई एफ बराबर होगा टू एफ एफ माइनस एफ माइनस इसके बराबर। तो ये मान इसमें हम रख देते हैं, तो क्या आएगा टू एफ माइनस, देखिए ये हो जाएगा एफ वी, एफ वी प्लस यू एफ बराबर यू वी एफ से भाग देंगे, यहाँ क्या होगा एफ वी प्लस यू एफ एफ ये हो जाएगा वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन वी, इसमें ये कैंसिल हो तो बराबर। देखिए इस बात से आपने ये चीज देखी कि सभी स्थितियों में जो हमारा सूत्र आ रहा है, चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो चाहे अवतल दर्पण के लिए हो, सभी स्थितियों में, दोनों स्थितियों में जो हमारा दर्पण के लिए सूत्र आ रहा है वो एक जैसा है। तो जब भी हम इस प्रश्न इसको हम उपयोग करेंगे संख्यात्मक प्रश्न में, तो इनके जो मान है वो चिन्ह सहित। तो मैं समझता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले चरण में, अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित कुछ आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और साथ में आपको आवर्धन भी बताऊंगा। धन्यवाद। और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके इसको शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।